बड़े ध्यान से समझना बच्चे, इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले क्या किया, आपको इंट्रोडक्शन दी, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, वैलेंसी के बारे में बताया, है ना, वैलेंसी के बारे में हमने बताया आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉजेज भी बता दिया, ल्यूइस सिंबल्स बता दिए, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूइस सिंबल्स भी बता दिए, वैलेंसी कैसे फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको मैंने ल्यूइस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, और शेयरिंग के बारे में बताया। शेयरिंग टू टाइप्स की होती है, दैट इज कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, उसके बारे में बताया। और बाय लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, बच्चे ये कंडीशंस आप खुद करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है, आप जब करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अभी लैटिस एनर्जी के बारे में इतना डिस्कशन आप जब करेंगे, तो लैटिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, लैटिस एनर्जी क्या है कैसे, ठीक है, ये आज मैं टॉपिक आपका क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब देखो, लैटिस एनर्जी का टॉपिक तो आज हम क्लियर कर ही लेंगे, तो अलग रखते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल आज हम करेंगे। फिर मैंने आपको क्रॉसिंग के बारे में बताना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड आप खुद करेंगे, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, ये तो आप अगर एक बार रीड भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है। तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अलग से बताया गया है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, लास्ट टाइम भी बताया था, है ना। और कोवलेंट बॉन्ड में कंडीशंस कौन सी होती हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड होता है वो बताया था, ठीक है। तो ये सारा बच्चे, फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जैसे फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये चीज आप खुद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कभी पूछी नहीं जाती हैं, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आज मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा अगर मैंने सेंड नहीं किए, ठीक है। तो उसके बाद फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ये मैं आपको आज करवाऊंगा, फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे कैसे हमने ये सारा पार्ट आज हम करेंगे, कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज का पार्ट आज हम करेंगे। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी है इस पूरे लेक्चर का, ठीक है। अब मैं आपके साथ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आज हम करेंगे पार्ट, दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, कैसे हम बताते हैं, वो बताने लगा हूँ। देखिए बच्चे, बॉर्न हैबर साइकिल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे, बड़े ध्यान से समझिएगा बॉर्न हैबर साइकिल को। 1 मिनट। चलो, बॉर्न हैबर साइकिल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यही बॉर्न हैबर साइकिल सेम टू सेम आपका नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनमिक चैप्टर में भी आएगा, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बोलेंगे कि हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, 2 चैप्टर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है बच्चे, बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में मैं बता दूं आपको, कैसे NaCl, सिर्फ NaCl के बारे में ही बॉर्न हैबर साइकिल ने हमें बताया, ठीक है। NaCl कंपाउंड बेसिकली सोडियम, जो कि सॉलिड स्टेट पे है, ठीक है, क्लोरीन, सिंगल एटम अगर करना है तो ½ Cl2 ले लेंगे, क्या बनाएगा,
NaCl, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसकी जो हीट चेंज है और इंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको इंथैल्पी चेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बताया था कि एनर्जी लॉस और गेन में डेल्टा एच एक्सो में क्या होता है, नेगेटिव, और डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच आर अगर रिप्रेजेंट कर दिए तो इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, दिस इज एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखें सोडियम कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये बताने लगा हूं। ये दोनों कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आपस में रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़े ध्यान से कि सबसे पहला स्टेप, सोडियम गैसियस स्टेट में बदलेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट से कहाँ पे जाएगा, गैसियस स्टेट में। अगर सोडियम को गैसियस स्टेट पे जाना है, ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम इंथैल्पी चेंज में एनर्जी को लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। तो आप सिंपल सब्लिमेशन एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस ई, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सोडियम एटम सेपरेट है, गैसियस स्टेट में है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर देंगे। हम आयनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा एच आई भी लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी, जो आपको सूट कर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, चाहे हाफ है, तो हम उसको डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बच्चे डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जो इस बॉन्ड को, अब Cl2 की फॉर्म में है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे हम, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो आप डिसोसिएशन एनर्जी De की फॉर्म में लिख दें, या फिर हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी होगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल भी हाफ है, तो हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी लिख दें। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोरीन एटम आ जाएगा गैसियस स्टेट में, ठीक है, पहले भी ये गैसियस स्टेट में ही था। अब क्लोरीन गैसियस स्टेट में आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, या फिर डेल्टा एच ई जी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा माइनस, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया उसमें, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा गैसियस स्टेट में। यहां तक हम पहुंच गए। अब सोडियम क्या है, पॉजिटिव स्टेट पे है, पॉजिटिव चार्ज है गैसियस स्टेट में, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है विद गैसियस स्टेट। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, याद रहे कोई भी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अगर आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो लेटिस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो दोनों आपस में कंबाइन होंगे, लेटिस एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कंपाउंड को डेवलप कर देगी। तो लेटिस एनर्जी इस तरह लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच एल। ठीक है, तो दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल। इस तरह से बॉर्न हैबर साइकिल रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें हमने आपको सोडियम और क्लोरीन किन किन स्टेप्स के थ्रू, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में बदल रहे हैं वो बताया। ठीक है, अब इसमें कोई भी, इससे आपको क्लैरिटी हो गई कि लेटिस एनर्जी is the amount of energy released when oppositely charged cations and anions attract each other to form a desired compound, to form the desired compound। ठीक है, याद रहे लेटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, और लेटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगी इट मींस उतनी कटायन और अनायन में अट्रैक्शन हायर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब इसमें एक बात और मैं बता दूं कि कहां कहां एनर्जी हमें देनी पड़ रही है और कहां कहां एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। ठीक है, ऑब्वियस है सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, हमें देनी पड़ रही है, मतलब सप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसमें डेल्टा एच हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहां पे भी हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हम कह पाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ये एक्सट्रैक्ट करेगा आउटरमोस्ट शेल से, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चे ज्यादा जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा? गैसियस एटम है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है ना, क्या बन रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदल रहा है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, मैं डेल्टा एच की टर्म्स में बता रहा हूं। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज। जब रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां पे भी लेटिस एनर्जी अगर हम देखें तो वो भी रिलीज हो रही है, तो इसमें भी डेल्टा एच क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl में 3 एनर्जीज आर पॉजिटिव एंड 2 एनर्जीज आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब आपको मैं इसी में जैसे डेल्टा एच आर इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, अगर इसकी बात करें, इसकी वैल्यू कहां कहां से आएगी बताइए? पहला आएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, आप समझ गए होंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस, ठीक है, फिर डेल्टा एच आई, डेल्टा एच आई, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, ठीक है, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, प्लस डेल्टा एच एल लेटिस एनर्जी। तो ये सबको ऐड करके जो एनर्जी आएगी हमारी, वो हमारी एनर्जी बच्चे क्या होगी? वो हमारी एनर्जी जो एक्चुअल रिक्वायर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ये वाली। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम देखें इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव,
इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगेन पॉजिटिव, और बाकी दो वैल्यूज क्या आएंगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी और ये भी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नोट्स में आपको ना एग्जैक्ट वैल्यूज बताई गई हैं, वो आपने याद नहीं करनी, ठीक है। इंथैल्पी चेंजेस की रिएक्शन वाइज वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और कौन सी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉर्न हैबर साइकिल मैंने बताया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बच्चे, देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, किसके, लैटिस एनर्जी के कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आई मीन टू से किन फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट इज साइज ऑफ आयंस। क्या है, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। तो साइज ऑफ आयंस में याद क्या रख रहे हैं, जितना स्मॉलर साइज होगा आयंस का, ठीक है, उतना ही लेसर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ठीक है। जितना साइज आयंस का, ठीक है, स्मॉल होगा, उतना ही लेसर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चे, देखो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, टू न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ऑब्वियस है साइज अगर स्मॉलर होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी टू एटम्स के बीच का क्या होगा, स्मॉलर होगा, है ना। तो अल्टीमेटली लेसर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, और अगर लेसर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, हायर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हायर हो जाएंगे, ठीक है। और लेटिस एनर्जी क्या होगी, फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर हायर है, मैंने बताया था, तो क्या होगा, लेटिस एनर्जी भी हायर हो जाएगी, तो मतलब उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी, ठीक है। और डेल्टा एच लेटिस इंथैल्पी चेंज फॉर लेटिस एनर्जी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। तो ये साइज ऑफ आयंस के मुताबिक हमने बताया कि लेटिस एनर्जी कैसे रोल प्ले करती है। सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं चार्ज ऑन आयंस के बारे में। चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। चार्ज ऑन आयंस की अगर हम बात करें, जितना बिगर चार्ज होगा आयंस का, उतनी लेटिस एनर्जी हायर आएगी, ठीक है। याद रहे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। NaCl, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान से समझना बच्चे, इसमें सोडियम +1 है, क्लोरीन -1 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम +2 है, यस और नो, और क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन अगर हम बात करें तो -1 है, ठीक है ना, सिंगल क्लोरीन। मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जिसका चार्ज आयन का बिगर होगा। अगर आप ध्यान दें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पे बाई बाई वेलेंट हो गया, 2 पॉजिटिव को बाई कहते हैं, ठीक है। तो बाई बाई वेलेंट दोनों ही -2 है ना, तो बाई बाई वेलेंट कह देंगे हम। और इसमें क्या कह देंगे, इस पे तो +2 है बाई, और इस पे -1 है, मतलब 1 चार्ज है यूनी, तो ये बाई यूनी वेलेंट हो गया, ठीक है। और इसमें यूनी यूनी वेलेंट कह देंगे, यूनी यूनी वेलेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें बाई बाई वेलेंट है उसकी लेटिस एनर्जी क्या आएगी, हायर आएगी, ठीक है। और जिसमें बाई यूनिवेलेंट है उसकी उससे कम होगी। और सबसे कम किसकी होगी, जिसमें यूनिवेलेंट आएगा, +1 -1 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम चार्ज ऑन आयंस पे डिपेंड करते हैं। आपको जो मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं हायर द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी, जितनी लेटिस एनर्जी की वैल्यू हायर होगी, ठीक है, उतनी स्टेबिलिटी ऑब्वियस है आयनिक कंपाउंड की भी हायर होगी, ठीक है। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब जितनी लेटिस एनर्जी हायर है, जितनी अट्रैक्टिंग पावर हायर है, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की और सीजियम क्लोराइड की, तो बच्चे हम ये कहेंगे NaCl इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन सीजियम क्लोराइड। अब आप कहोगे सर इसमें भी +1 चार्ज, इसमें -1 चार्ज, अगेन इसमें +1 चार्ज, इसमें -1 चार्ज, दोनों में चार्जेस तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट भी हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी हायर क्यों है, क्यों बचे, क्योंकि ध्यान रखना कि सोडियम का जो साइज है और क्लोरीन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर बाय, समझ आ रहे हैं। लेकिन सीजियम का साइज कंपैरेटिव टू क्लोरीन बिगर है ना, इसका क्या है, स्मॉल है। चार्ज चाहे इनमें इक्वल बट ऑपोजिट है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी हायर होगी, लेटिस एनर्जी भी हायर होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेम चार्जेस में अगर कंपैरिजन कोई पूछ ले तो बता दिया, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि NaCl और MgO की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। रीजन क्या है, वही रीजन है जो हमने अभी किया था, ये यूनिवेलेंट है और ये बाई वेलेंट है, और बाई वेलेंट क्या होंगे, ज्यादा लेटिस एनर्जी हायर रिलीज करेंगे और ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उनमें। तो इस तरह आप ना किसी भी कंपाउंड्स में, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आते हैं क्वेश्चंस, जिस स्टेबिलिटी कैसे जज की जाती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन के सामने आ रहे हैं कि अगर डेल्टा H किसी भी रिएक्शन का नेगेटिव हो रहा है तो कंपाउंड फेवरेबल है, कंपाउंड इज
फेवरेबल, ठीक है। और डेल्टा एच किसी का भी पॉजिटिव आ रहा है, ये फुल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंपाउंड अनफेवरेबल होगा, ठीक है, कंपाउंड इज अनफेवरेबल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो था बॉर्न हैबर साइकिल, लेटिस एनर्जी के बारे में सारा कुछ जो मैंने बताया, ठीक है। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंट करना है, आयनिक कंपाउंड का कोई भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट फॉर्मूला, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट फॉर्मूला। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी फॉर्मूला को, वो बताने जा रहा हूं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी कंपाउंड है, ए पे जो भी चार्ज होगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा, मान लो एक्स चार्ज, बी पे जो भी चार्ज होगा, मान लो वाई चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस होने वाला है, वाई एक्स के साथ आ जाएगा और वाई ए के साथ आ जाएगा और एक्स बी के साथ आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, दैट इज ए वाई बी एक्स। करके बताते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है, मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, वैसे है तो बहुत बेसिक, लेकिन आना चाहिए किसी भी बच्चे को। केमिस्ट्री में अगर दिक्कत थोड़ी सी भी है तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। देखो बच्चे, कैल्शियम पे चार्ज कैसे, पहले तो बताएंगे आप क्या चार्ज आएगा। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 20 होते हैं ना एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 आएगी। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आने की टेंडेंसी होगी ताकि वो किधर पहुंच सके, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सके, ठीक है। ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो कैल्शियम पे चार्ज क्या आएगा, कैल्शियम पे चार्ज बचे 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आप क्लोरीन की बात करें तो पता ही है आपको 287, तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है ताकि वो क्या बन सके, ताकि वो नोबल गैस पे पहुंच सके। तो Cl नेगेटिव होगा, तो Cl नेगेटिव आ गया। अब ये -1 आया और ये +2 आया। अब इनको क्रॉस कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, 1 मॉड्यूलस में लेंगे, ऐसा नहीं है कि -1 लिख देना है, नहीं मॉड्यूलस में लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम के साथ 1 आ रहे, क्लोरीन के साथ कितना आ रहा है 2, तो CaCl2 आपका कंपाउंड डेवलप हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, ध्यान देना, एक और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है, एल्यूमिनियम पे चार्ज आएगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो +3 चार्ज आया, तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आएगा। एंड यू ऑल नो, ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं 2,6 है, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो चार्ज क्या आएगा, अब देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, चार्ज क्या आया -2, तो अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन पे चार्ज आया -2। अब इकट्ठा लिखिए, +3
-2 करिए क्रॉस, इसको क्रॉस करोगे यहाँ पे, इसको क्रॉस करोगे यहाँ पे, क्या बनेगा Al2O3। तो ये बच्चे आपको मैंने बताया कि किस तरह से कंपाउंड डेवलप होता है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चे देखो, और डुप्लेट रूल क्या होता है? ध्यान से समझना। डुप्लेट एज द नेम सजेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट एज द नेम सजेस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए CH4 है, यहां पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद हाइड्रोजन के साथ, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेयरिंग करके ही आए, पर आए तो सही ना 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। फिर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर करने के बाद। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डुप्लेट इसका कंप्लीट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है? डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं, और ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं कार्बन। ठीक है, तो अब ऐसे कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, देखें CO2, ठीक है, दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए 4, 4 एक साइड है, डबल बॉन्ड है ना, 4 एक साइड, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट हमने कंप्लीट करना होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में, लोन पेयर्स की फॉर्म में, 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या बनेगा? ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां पे भी जो बॉन्ड नहीं बना रहे उन्हें हम लोन पेयर्स कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो ये आपका ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। ठीक है, अब देखो क्या सारे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है, ये अर्लियर टाइम में बताया गया था कि सारे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे तभी बन पाएंगे। ठीक है, तो हम लिमिटेशंस और फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल करने लगे। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस क्या है बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ध्यान देना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जिनमें भी हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो उनमें डुप्लेट रूल फॉलो होगा, और विच इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम्स। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल PCl3 लगाया हमने, कब, है ना,
अब PCl3 कंपाउंड में आपको यू कैन से दिख पा रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स, एक मिनट, एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं BF3 बता रहा हूं। PCl3 is not exact example of incomplete octet. BF3 is exact example. देखो BF3 में क्या हो रहा है बच्चे, ये स्ट्रक्चर है। आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स भी करवाएंगे। तो देखें BF3 है, BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स BF3 बना पा रहे हैं, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट होने कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो BF3 इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब आप कहोगे सर बोरॉन को आप लोन पेयर क्यों नहीं दे रहे, जैसे ऑक्सीजन को दिया था CO2 में। देखिए बच्चे बोरॉन के, ठीक है, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है, कितने वो शेयर कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा फर्दर, है ना, और तो ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल बताता हूँ, BH3, वही 3 बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, BeCl2, BeCl2, देखो कैसे, बेरिलियम पे इस तरह होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर लोन पेयर कैसे जज करेंगे, आपको ABL फॉर्म बनानी सिखा दी है मैंने। ABL फॉर्म बनाते हैं, जरा दोबारा बना के बता रहा हूँ। बेरिलियम में 2,2 होगा, 4 होता है एटॉमिक नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 में से 2 बॉन्ड पेयर हैं, सब्ट्रैक्ट हुआ, कोई लोन पेयर नहीं आया, 0 लोन पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो कोई लोन पेयर नहीं है। सेम हेयर बोरॉन का भी आप चेक कर सकते हो ABL फॉर्म, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, इक्वल टू 0, नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर ही नहीं आ रहा तो बनाओगे क्या, सेंट्रल एलिमेंट पे। तो ऑब्वियसली सेंट्रल एलिमेंट पे क्या बन रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 4, विच इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो सेंट्रल एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 4 शो हो रहे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, देखिए बच्चे एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सेंट्रल एलिमेंट के पास, जैसे कि PCl5, IF7, ठीक है, SF6। अब आप समझ सकते हैं कि इसके साथ से AB5 फॉर्म बनेगी PCl5 की, 5 बॉन्ड पेयर आएंगे सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड, 5 बॉन्ड पेयर आएंगे, तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर ये 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ऑक्टेट में कितने चाहिए, 8, पर इनके पास कितने अवेलेबल हो गए, 10। ए क्या है, फॉस्फोरस, बी क्या है इधर, क्लोरीन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट ये फिर भी कंपाउंड पाया जाता है और स्टेबल भी है PCl5। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जिन कंपाउंड्स में आपके मोर देन, अब इसमें भी देखो 7 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 किसके अराउंड,
सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड, तो ऑक्टेट रूल की तो लिमिटेशन ही होगी, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया और लिमिटेशन भी हो गई इसकी, ऑक्टेट रूल। फोर्थ पॉइंट, formation of compounds of noble gas, formation of noble gas compounds। बच्चे आप कह सकते हो कि नोबल गैस के पास तो ऑलरेडी, अब जैसे नियोन है उसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब जीनोन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर तो ये कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। क्योंकि अगर अगर ये किसी के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं तो फिर तो वो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन ही होगी। लेकिन हमने देखा है नोबल गैसेस के भी कई सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, है ना, XCF4, है ना, तो ये XCO3, तो ये सारी लिमिटेशंस हो जाएंगी। अब देखो ना XCF2 कैसे बनाएगा, इस तरह बनाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 होते हैं ना, 8 में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, बाकी के 6 रह गए। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए जीनोन के पास, अगर आप ध्यान दें 6, 2 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल की तो लिमिटेशन होगी ना। तो ऐसे जितने भी नॉर्मल गैस के कंपाउंड्स होंगे वो भी इनकी लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। अर्लियर टाइम में बच्चे एक और सिस्टम पाया जाता था, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। देखो बच्चे अर्लियर टाइम की बात करेंगे, अब नहीं है ऐसा, ठीक है। अर्लियर टाइम में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाए जाते थे, ठीक है। उससे भी पहले आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे पाए जाते थे, अब मान लो H2 पॉजिटिव है ना, अब इसकी बॉन्डिंग अगर शो करनी है तो कैसे करोगे, H और H के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, बोलो आ गया ना पॉजिटिव चार्ज, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, B2H6 डाइबोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्कस भी करेंगे आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। B2H6 की जो बॉन्डिंग है वो बेसिकली इस तरह की, अब देखो ये बच्चे इस तरह की बॉन्डिंग, इनको ब्रिज्ड कंपाउंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड्स। अब आप कहोगे सर ब्रिज कैसे, देखो ब्रिज में या तो ऊपर से जा सकते हो ऐसे, या नीचे से जा सकते हो, याद रहेगा। तो ये ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये बच्चे ये जो बॉन्ड है ना बी और एच के बीच में, जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस है, ये सिर्फ एक इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर से जाना है, मान लो लेट अस सपोज मैंने ऊपर से जाना है, ऊपर से मान लो ऊपर से जाना है मैंने ब्रिज के, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझना। मुझे जाना पड़ेगा, ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये सेंट्रल एलिमेंट है। कितना ऊपर से जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, 3 सेंटर लगे,
1 2 एंड 3, 3 सेंटर लग गए जो मैंने 3C से रिप्रेजेंट किया। C इज नॉट कार्बन, 3 इज सेंटर, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन लगे, ये तो इंटरेक्शन है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, और इलेक्ट्रॉन कितने लगे 2, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेम हेयर, नीचे से जाना है, मान लो नीचे से जाना है, कितने सेंटर लगे, बड़े ध्यान से समझना, कितने सेंटर लगे, अगेन 1 2 और 3, और कितने इलेक्ट्रॉन लगे 2, ये तो इंटरेक्शन है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लगा, ठीक है। तो इन टाइप के कंपाउंड्स में अब इलेक्ट्रॉन गिनो जरा, बोरॉन के आसपास कितने, सिर्फ 6 मिलेंगे, ये तो नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो इंटरेक्शन है, ये तो इंटरेक्शन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये वाले, विच इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। आ रहा बच्चे समझ? तो ये बच्चे आपको मैंने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपको ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी बता दी। इसके बाद बच्चे हम करेंगे, नेक्स्ट हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। मैं आपको करके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं हम और किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बच्चे किसी भी कंपाउंड को डेवलप करने के लिए ना कुछ रूल्स बना दिए ल्यूइस ने, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को कौन से रूल्स थे, रूल नंबर 1, रूल 1, रूल 1 में उन्होंने हमारे को टोटल नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया, ठीक है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें बताया और उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कटायन, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कटायन एंड एडिंग अनायन, मतलब जिसपे तो कटायन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। उससे ए की वैल्यू पता लग जाएगी, क्या पता लग जाएगी, ए की वैल्यू। रूल नंबर 2, मैं करके भी बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक कंपाउंड लेके करके बताएंगे आप, ठीक है। तो अब देखो, रूल नंबर 2 में टोटल नंबर, कैलकुलेट टोटल नंबर of electrons completing octet of all atoms, completing octet of all atoms। इसको बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
शेयर्ड जो बॉन्ड बना रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। एस को कैलकुलेट करने का वे है हमारा एस इक्वल टू एन माइनस ए। एन यहां से आ जाएगा और ए यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 4, ठीक है, ड्रॉ स्केलेटन स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्केलेटन यूजिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस, ठीक है। और लास्ट रूल है बच्चे, 5th रूल, ड्रॉ एक्चुअल स्ट्रक्चर यूजिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फाइंड करेंगे? अनशेयर्ड को यू से डिनोट किए, ए माइनस एस के थ्रू, यूजिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। इन रूल्स को फॉलो करके आपको बताएंगे कि किस तरह से कंपाउंड। एक बात और बता दो बच्चे, सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है इस रूल्स के थ्रू, ठीक है। कुछ ही ल्यूइस के स्ट्रक्चर्स, अराउंड 17-18 स्ट्रक्चर्स ही पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के बताएंगे इन रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। रूल नंबर 1, ए निकालने, सेंट्रल एलिमेंट, सॉरी, ए निकालने। ए क्या था आपको बताया था? ए क्या बच्चे? टोटल नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ए से डिनोट करते हैं, कटायन एनायन पूरे कंपाउंड में नहीं है, तो ए क्या हुआ? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, ठीक है। ऑक्सीजन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन आर देयर, तो इंटू 2 हो गया, तो क्या बना? 16, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। मैं दोबारा बता देता हूं, कार्बन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको मैंने निकालने सिखा दिए। ऑक्सीजन 2,6 होते हैं, तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या हो गया? 6, तो 2 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 2 हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2, एन फाइंड करेंगे। एन कैसे फाइंड करना है, ध्यान देना। एन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? अगर हम लेट अस सपोज कार्बन कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन आर देयर। ये अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन के कितने बने? 24 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एन का बताया था, क्या बताया था? कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटिंग ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 करने जा रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर कैसे निकालेंगे? 24, एन माइनस ए करना था, दैट इज 8, ठीक है। शेयर्ड पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्ड बनाते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सेंट्रल एलिमेंट जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है वो कार्बन है, ऑक्सीजन अराउंड आ गए। शेयर्ड पेयर कितने हैं? 8।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन इधर दे दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दो, 8 हो गए कार्बन के अराउंड। इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो रूल नंबर 5, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने? ए माइनस एस, ए क्या है 16, ये ए, और एस क्या है 8, क्या बन गया 8। अब ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, ये तो था ही। यहाँ पे ऑक्टेट देख लो किसका कंप्लीट है, कार्बन का कंप्लीट है ऑक्टेट, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उधर तो यहाँ पे तो अनशेयर्ड दे नहीं सकते क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है कार्बन का। किधर दोगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? आप ऑक्सीजन पे दे दोगे, 4 इसका ऑक्सीजन पे, 4 इस ऑक्सीजन। तो आपका ये ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, है ना, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरह से अर्लियर टाइम में ल्यूइस ने हमें स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे कि किस तरह से कैलकुलेटेड वे में आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं।